हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेमार्किज्म। तो ये फोर्थ लेक्चर है हमारे इस चैप्टर का, इवोल्यूशन। तो लेमार्किज्म जो है ये एक थ्योरी है जो कि इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है। और इस थ्योरी को डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, या फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या फिर लेमार्क थ्योरी। तो डिफरेंट नाम जो है इसके हैं। तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जीन बैप्टिस्ट डी मार्क। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है। तो डी लेमार्क जो है, यहाँ से लेमार्क, इसको सिंपली लेमार्क भी कहा जाता है इन साइंटिस्ट को। तो इन्होंने एक थ्योरी दी है। ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे जो कि इवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे। अब इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने एक थ्योरी दी है कि जैसे कि टाइम के साथ साथ किस तरह से इवोल्यूशन हुई है। ये भी एक ऐसे इंसान थे जो कि जो इवोल्यूशन है उस इवोल्यूशन की थ्योरी को सपोर्ट करते थे, और इवोल्यूशन के अंदर ये बिलीव रखते थे। तो ये कहते थे कि जो इवोल्यूशन है वो इवोल्यूशन टाइम के साथ साथ होती रहती है, और ये नेचुरल लॉज के हिसाब से जो है ये इवोल्यूशन आती है। इसने जो थ्योरी दी है उस थ्योरी को लेमार्किज्म कहा जाता है, या फिर थ्योरी ऑफ लेमार्क कहा जाता है, या फिर इसे हम कहते हैं लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये भी इस थ्योरी का एक एस्पेक्ट है। तो इस थ्योरी को इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी भी कहा जाता है। तो इन्होंने डिस्कस किया है इस थ्योरी को इवोल्यूशन की एक बुक के अंदर। ये इस बुक का नाम है फिलोसॉफी ज़ूलॉजिक। तो ये बुक है, इसके अंदर इन्होंने इस थ्योरी को पब्लिश किया है। और ये बुक फ्रेंच के अंदर है, 1809 के अंदर इन्होंने पब्लिश की। तो लेमार्क के हिसाब से, लेमार्क के नज़रिए के हिसाब से, इवोल्यूशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक लैडर की तरह है, लाइफ के लैडर की तरह है। यानी कि वो ऊपर प्रोसीड होता जाता है, और वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है वो बढ़ता जाता है। ये टाइम के साथ साथ इवोल्यूशन कभी नहीं रुकती, इवोल्यूशन हमेशा होती रहती है। और ये लाइफ के लैडर की तरह है, यानी कि एक सीढ़ी की तरह है, जो कि हमेशा जो है वो कॉम्प्लेक्स की तरफ ये बढ़ता रहता है। तो सिंपल से चीज़ें हमेशा कॉम्प्लेक्स होती रहती हैं, और जिस तरह से ये एवोल्यूशन बढ़ती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर भी मॉडिफिकेशंस आती हैं, उनके कैरेक्टर्स भी चेंज होते हैं, और वो इस तरह से डेवलप होते जाते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते जाते हैं। जैसे कि अगर आप आज से 4 से 5 बिलियन साल पहले देखें तो कोई ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं था। उसके बाद आपके पास जो है वो यहाँ पर प्रोकैरियोट सेल जो है वो इवॉल्व हुआ, प्रोकैरियोट सेल ने जन्म लिया। उसके बाद उससे जो है वो यूकैरियोटिक सेल बना, और अब उस यूकैरियोटिक सेल में से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आगे चल के जो है वो हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर कन्वर्ट हुए, और आगे चल के उसके अंदर से हमारे पास कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, जो कि आपने डिफरेंट फाइलम्स पढ़े हैं, किंगडम्स पढ़े हैं, एनिमलिया और प्लांटी, ये सारे किंगडम्स उसके बाद आपके पास वजूद में आए हैं। और ये एक पूरा टाइम के बाद, यानी कि एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स वे के अंदर ये जो है लाइफ के लेडर की तरह ये प्रोसीड हुआ है, ये सारा प्रोसेस। और विद टाइम जो है ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है, इवोल्यूशन हमेशा होती रहती है। तो इन्होंने जो थ्योरी दी है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उसके अंदर दो पोस्टुलेट्स आते हैं। एक पोस्टुलेट ये है कि यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स का यूज़ या फिर ऑर्गन्स का डिसयूज़, इससे किस तरह से एवोल्यूशन होता है। दूसरा इसका पार्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं जो मॉडिफाई हुए हैं उनकी इनहेरिटेंस होने की वजह से भी एवोल्यूशन होता है। तो ये दो एस्पेक्ट इनको हम यहाँ पर देखते हैं। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स किसी ऑर्गेनिज्म के पास मौजूद हैं, वो उसको यूज़ करता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गेनिज्म उनको यूज़ नहीं करता है। ठीक है, तो अब देखें, ऑर्गेनिज्म जो है ये अपने सारी एबिलिटीज़ को, अपने सारे कैरेक्टर्स को एक ही वक्त पे यूज़ नहीं करता। तो ये डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का स्टिमुलस मिल रहा है, कौन सी चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। यानी कि एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, अपने जिन ऑर्गन्स की ज़रूरत होगी, वो उन ऑर्गन्स को यूज़ करेगा, और बाकी के ऑर्गन्स को वो यूज़ नहीं करेगा। अगर हमें कोई काम करना होता है तो उस काम के अंदर अगर हमारे हैंड्स जो है
है और फुट जो है, ये 2 चीज़ें अगर यूज़ हो रही हैं तो बाकी का हम अपना ब्रेन यूज़ नहीं करेंगे और बाकी की चीज़ें जो हैं वो हम ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करते। यानी कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है और जो फैक्टर्स हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं वो हम यूज़ करते हैं। उनके हिसाब से अपने ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं और बाकी कुछ ऑर्गन्स जो है वो ऐसे भी हैं जिनका स्टिमुलस हमें नहीं मिल रहा तो उनको हम यूज़ नहीं करते। तो आइदर यूज़ किया जाता है ऑर्गन्स को या फिर उनका डिसयूज़ किया जाता है, यानी कि वो यूज़ नहीं होते। यहाँ पर ये वर्ड डिसयूज़ है, यहाँ पर ये वर्ड मिसयूज़ नहीं है। मिसयूज़ का मतलब है कि हम ऑर्गन्स का गलत इस्तेमाल करें। यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास है डिसयूज़, यानी कि ऑर्गन का इस्तेमाल ना करें। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनके साथ क्या इफ़ेक्ट होगा और जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ क्या इफ़ेक्ट होगा, ये हमारे पास ये पोस्टुलेट इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। ड्यूरिंग द परसिस्टेंट एफर्ट्स ऑफ डूइंग सो द ऑर्गन्स अंडर डिस्कशन आर आइदर डेवलप मोर आर बिकम स्ट्रॉन्गर ड्यू टू द यूजेज। तो ये अगर हम किसी ऑर्गन को जो है वो बार बार यूज़ कर रहे हैं, अगर हम किसी ऑर्गन को अगर उसका यूज़ हमारे पास बार बार आ रहा है, उस ऑर्गन को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑर्गन ज़्यादा डेवलप होगा। यानी कि वो ज़्यादा डेवलप होके वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और वो साइज़ के अंदर भी इंक्रीज़ होगा, यानी कि उसकी एबिलिटी, उस ऑर्गन की एबिलिटी बढ़ जाएगी और वो ऑर्गन डेवलप हो जाएगा। आगे चल के वो ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी बनेगा और साइज़ के अंदर भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, अगर हम उस ऑर्गन का यूज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनका हम अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है वो ऑर्गन क्या हो, वीकर बनता जाए और आहिस्ता-आहिस्ता वो डीजेनरेट होता जाए, वो ऑर्गन ख़त्म भी हो सकता है। तो यूज़ करने से वो ऑर्गन डेवलप होते हैं, जबकि डिसयूज़ करने से, ना यूज़ करने से वो ऑर्गन्स आपके पास डेवलप नहीं होते, बल्कि वो आहिस्ता-आहिस्ता डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस consequence of constant effects and use and disuse generation after generation, the cumulative effect is seen either as a stronger or the degenerating organs। अब ये जो इफ़ेक्ट है, क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट, ये आपके पास ऐसे डायरेक्टली शो नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप एक इंसान है, इंडिविजुअल इंसान है जो कि अपने ऑर्गन्स को यूज़ कर रहा है या अपने ऑर्गन को यूज़ नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान के अंदर ही ये सारा चेंज आ जाएगा और अगर आप जो है अपने हैंड को पूरी लाइफ यूज़ ना करें तो आपके बच्चे के पास हैंड नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि बहुत लंबे टाइम के बाद जो है ये चीज़ें आपके पास इवॉल्व होते होते ये चीज़ें आती हैं। इवोल्यूशन कभी भी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर नहीं आता, इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ये इवोल्यूशन आता है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ये इवोल्यूशन आता है और जो इंसान जो है वो कहा जाता है कि मंकी से जो है वो डेवलप हुआ है, तो मंकी के अंदर भी चेंजेस बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं। इवोल्यूशन का मतलब ही यही है, ग्रेजुअल चेंजेस। तो ग्रेजुअल चेंजेस के बाद जो आज का मंकी है वो ह्यूमन कहलाता है, जो आज का बंदर है वो इंसान कहलाता है। तो ये ग्रेजुअल चेंजेस के बाद जो है ये आपके पास इवोल्यूशन आता है। ऐसे डायरेक्टली इवोल्यूशन एक टाइम के अंदर नहीं आता, एक जनरेशन के अंदर ये इवोल्यूशन नहीं आता। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है यूज़ या डिसयूज़ हो रहा है किसी ऑर्गन का। अगर कोई ऐसा ऑर्गन है जिसका यूज़ हो ही नहीं रहा है, वो किसी यूज़ का ही नहीं है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो वो ऑर्गन वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाता है और उसके ऊपर एक डिक्रीज्ड इफ़ेक्ट हमें मिलता है जनरेशन के बाद। वो ऑर्गन वीकर बन जाता है और या तो वो ऑर्गन डीजनरेट हो जाता है, यानी कि वो ऑर्गन ख़त्म हो जाएगा बहुत सारी जनरेशन के बाद। तो उस ऑर्गन पर ऐसा इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर कोई ऑर्गन यूज़ हो रहा है तो वो उस ऑर्गन उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी और वो ऑर्गन क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो ये पोस्टुलेट जो है, ये थ्योरी इस चीज़ को पहले इसने एक्सप्लेन किया है। अब उसके बाद इसने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं, जिसमें एक एक एग्जांपल हमारे पास है जिराफ का एग्जांपल। तो अगर आप जिराफ को देखेंगे तो ये जिराफ जो है ये आज का जिराफ अगर हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसकी नेक जो है वो भी बड़ी होती है और साइज़ के अंदर भी वो बड़ा होता है। उसकी लिम्ब्स जो है उनका साइज़ भी बड़ा होता है, उसकी नेक का साइज़ भी बड़ा होता है। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने ये फ़ीचर जो है ये एक्वायर किया है। किस तरह से? इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो जिराफ क्या होते थे, लेमार्क ने हमें बताया है कि ये जिराफ्स जो होते थे ये पहले बहुत ही शॉर्ट होते थे, इनकी साइज़ छोटी होती थी और इनकी लॉन्ग जो है नेक भी जो है वो लॉन्ग नहीं होती थी, बल्कि
छोटी जो है नेक होती थी। इनके एंसेस्टर को देखेंगे तो उनकी शॉर्ट नेक है और फोर लिम्स भी क्या हैं, छोटे हैं, यानी कि उसके जो पाँव हैं, उसकी टाँगें हैं वो भी छोटी हैं साइज़ के अंदर। लेकिन आज के जो हम जिराफ देखते हैं तो उनके पास बहुत लंबी नेक है और बहुत लंबे जो है वो फोर लिम्स हैं। तो इसने इस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि जो वेजिटेशन है, ये जो चीज़ें खाते थे, तो सबसे पहले ये घास-फूस खाते थे, यानी कि ग्राउंड पर इन्हें जो है वो चीज़ें मिल जाती थी, घास-फूस जो है वो ग्राउंड पर ही मिल जाती थी। तो ये वहाँ पर ही वो जो है उसको ही फ़ीड किया करते थे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि फ्लडिंग की वजह से या किसी और वजह से, यानी कि वहाँ पर जो है वो फ्लड आ गया या फिर कुछ और आ गया होगा, जिसकी वजह से ये ज़मीन की, ग्राउंड की जो घास-फूस है ये ख़त्म हो गई। किसी भी फैक्टर से ये ग्राउंड जो है ग्राउंड पर घास-फूस जो है ये ख़त्म हो गई। तो जैसे ग्रास ख़त्म हुई तो उसके बाद हमारे पास ये जिराफ जो है, इन्हें जो ट्रीज़ पर लगे हुए पत्ते वग़ैरह हैं उनको खाना पड़ता था। यानी कि इन्हें जो है वो ट्रीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं, तो ट्रीज़ के ऊपर जो पत्ते लगे हुए उनको खाने के लिए ये अपनी नेक को स्ट्रेच करते थे और ज़्यादा ऊपर जो है होते थे। यानी कि ये ग्रेजुअली अपने आप को लिफ्ट अप करते थे, ऊपर होते थे और उसके बाद अपनी नेक को भी ये स्ट्रेच करके उन लीव्स को ये प्लग करते थे और उन्हें खाते थे। यानी कि इन्हें खाने के लिए कुछ अपनी जो मसल्स हैं उनको यूज़ करना पड़ा था। किसी ख़ास चीज़ का ये बार-बार कंटीन्यूअस जो है उस चीज़ का यूज़ कर रहे थे। अपनी नेक के मसल्स का और अपने आप को लिफ्ट अप करने के लिए जो चीज़ें ये यूज़ कर रहे थे, जो मसल्स ये यूज़ कर रहे थे, क्या हुआ कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो जो है मसल्स आहिस्ता-आहिस्ता वो ज़्यादा डेवलप हुए, स्ट्रॉन्गर हो गए और जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनकी जो साइज़ थी वो भी बढ़ गई और उनकी नेक का साइज़, उनके जो फोर लिम्स का साइज़ है वो भी बढ़ गया और इस तरह से आज का जिराफ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा लंबा और उसकी लंबी नेक जो है वो आज के जिराफ के अंदर हमें दिखती है। तो जो लेमार्क है, लेमार्क ने इस चीज़ को कहा है कि ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं। यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि ग्रेजुअल मॉडिफ़िकेशन के बाद आपके पास जो है, वो आज आपके पास कुछ ख़ास नए कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ उनके अंदर जो मॉडिफ़िकेशंस देखने को मिलती हैं, इन कैरेक्टर्स को उसने एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा है। तो ये पहले छोटा जिराफ था, जबकि ये ग्राउंड पर जो है घास-फूस वग़ैरह खाता था। अब आहिस्ता-आहिस्ता जब ये ख़त्म हो गया ग्रास, तो यहाँ पर आपके पास जो है ये पेड़ पर ऊपर लगे हुए पत्ते इन्हें इन्हें खाने थे। तो इस तरह से क्योंकि जैसे ही ये अगर छोटे पेड़ भी ख़त्म होते जाएँगे तो ये आहिस्ता-आहिस्ता जब बड़े पेड़ होंगे तो उनको ये खाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता ये अपने जो नेक है इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे और अपने मसल्स का ये यूज़ करेंगे। तो जैसे ही ये मसल्स का यूज़ करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के बाद, बहुत सारी जनरेशन के बाद आहिस्ता-आहिस्ता इनकी जो नेक है वो बढ़ती जाएगी। अब देखें यहाँ पर थोड़ी बढ़ चुकी है, यहाँ पर जो है वो ज़्यादा जो है ये नेक बढ़ चुकी है। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये इनका जो कैरेक्टर होगा वो बढ़ जाएगा, एक्वायर्ड कैरेक्टर इनका हो जाएगा। यानी कि एक नया कैरेक्टर जिसके अंदर इसकी नेक जो है वो लंबी है और फोर लिम्स भी क्या है इनके लंबे हैं। तो इस तरह से ये यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स काम करता है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पे। अब ये यूज़ एंड डिसयूज़ का जो ऊपर हमने पढ़ा एग्जांपल, ये सिर्फ जिराफ पे अप्लाई नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो है वो लेमार्क ने दिए कि अगर आप किसी इंसान को भी अगर देखें तो इंसान जो है वो पहले हमारे पास रहते थे कहाँ पर, जंगलों में रहते थे और बहुत ज़्यादा जो है वो काम भी करते थे। तो जंगलों में रहने की वजह से उनके ऊपर जो है वो सनलाइट भी ज़्यादा पड़ती होगी, जिसकी वजह से उनका कलर जो था वो बहुत ज़्यादा डार्क था। यानी कि उनका कॉम्प्लेक्शन, उनका स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता था क्योंकि सनलाइट पड़ने की वजह से उनके अंदर मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता था। अगर आजकल के आप देखेंगे इंसान, तो क्योंकि वो आजकल जो है वो सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर वो रह रहे हैं, तो वहाँ पर वो क्या होता है कि वो ज़्यादातर जो है वो इनडोर एक्टिविटीज़ के अंदर मसरूफ़ होते हैं। यानी कि इनडोर एक्टिविटीज़ वो ये ज़्यादा करते हैं और बाहर जो है वो सनलाइट से बहुत ज़्यादा कम एक्सपोज़ होते हैं। तो अगर वो सनलाइट से कम एक्सपोज़ हैं तो उनके अंदर जो मेलानिन पिगमेंट है वो कम प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से उनका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क नहीं होगा। तो इंसान का जो स्किन कलर है वो ब्लैक से, यानी कि डार्क कलर से, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो वाइट की तरफ, यानी कि लाइट कलर की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये भी आपके पास एक इवोल्यूशन है और ये भी एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है जो कि आहिस्ता-आहिस्ता आपके पास आया है। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर इस तरह से यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स की वजह से आ सकता है। तो ये हमारे पास लेमार्क ने जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की, यानी कि जो एक्वायर हुए हैं कैरेक्टर्स, अब उनकी इनहेरिटेंस होगी, यानी कि वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होंगे।
जिसकी वजह से ये आगे चल के आपके पास जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ये कैरेक्टर्स मेंटेन रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक जनरेशन के अंदर ये कैरेक्टर्स जो है वो आ गए और अब उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये कैरेक्टर नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। लेमार्क ने कहा कि ये जो कैरेक्टर जो कि यूज़ या डिसयूज़ की वजह से जो चेंज हुए हैं, जो मॉडिफाई हुए हैं, जो कैरेक्टर एक्वायर हुए हैं, वो इनहेरिट होते हैं, यानी कि वो पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो कैरेक्टर चेंज रहते हैं, यानी कि मेंटेन रहते हैं। तो इस तरह से जो न्यू कैरेक्ट जनरेशन है वो न्यू कैरेक्टर्स जो हैं वो नई जनरेशन के अंदर भी मौजूद होते हैं, और इस तरह से जो नई जनरेशन होगी उसके पास भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर मसल्स और नेक जो है वो लंबी होंगी और फोर लिम्स भी लंबे होंगे, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग जिराफ हैं वो आज हमें जो है वो लंबे दिखते हैं, और उनके जो फोर लिम्स में वो भी लंबी होती हैं, यानी कि डेवलप्ड कैरेक्टर उनके पास मौजूद हैं जो कि आजकल के जिराफ हमें दिखते हैं। तो इस तरह से पहले तो यूज़ या डिसयूज़ की वजह से कुछ नए कैरेक्टर्स एक्वायर हुए, और उसके साथ साथ आगे चल के वो कैरेक्टर्स जो है इनहेरिट होते गए, जिसकी वजह से ये सारा एवोल्यूशन जो है वो आया है। तो ये एक्सप्लेन किया है लेमार्किज्म ने, लेमार्किज्म थ्योरी ने। तो ये चीज़ आज हमने डिस्कस की। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस लेमार्क की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर रही, कौन से ड्रॉबैक्स हैं इसके। तो लेमार्क की थ्योरी को जो है वो कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया और कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया, यानी कि इसको डिससपोर्ट किया, इसको सपोर्ट नहीं किया। तो अब इसके अंदर क्या है कि कुछ ऐसे इंसान भी थे जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले थे। उनके अंदर आपके पास जो है वो चार्ल लेल और अगस्ट आते हैं। तो ये इन्होंने जो है ये साइंटिस्ट थे कुछ, इन्होंने स्ट्रांगली एक्सप्लेन किया लेमार्क की थ्योरी को, इसकी आइडियोलॉजी को। जबकि अगस्ट वेस्टमैन ने जो है वो कुछ जेनेटिक बातें करते हुए इनकी थ्योरी को जो है वो रद्द किया कि ये थ्योरी सही नहीं है। तो अगस्ट वेस्टमैन ने और क्यूवीर ने, तो क्यूवीर ये भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है वो कुछ जेनेटिक बेसिस पर इन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर्स जो है ये एक्वायर नहीं होंगे, ये इनहेरिट नहीं होंगे। एक्वायर अगर हो भी गए तो ये कैरेक्टर्स जो है ये इनहेरिट नहीं हो सकते, क्योंकि जेनेटिक चेंजेस नहीं आ रहे इनके अंदर, ये सिर्फ सोमेटिक सेल्स के बेसिस पर ये चेंजेस आ रहे हैं। तो सोमेटिक सेल के अंदर जो भी चेंजेस हैं वो एक्वायर नहीं होंगे, वो इनहेरिट नहीं होंगे ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो ये चीज़ कहते हुए इन्होंने इसकी थ्योरी को जो है वो रद्द किया, यानी कि उनको उस पर बिलीव नहीं किया। तो दे मे बी नॉट हैविंग करेक्ट फॉर दिस लॉन्ग नेक इन फॉर जिराफ एग्जांपल। तो अगर हम देखें तो ये जो लेमार्क की थ्योरी थी, ये हो सकता है कि ये जिराफ का एग्जांपल जो है ये बिल्कुल ही इस पर मैच नहीं हो रहा हो, या हो सकता है कि ये थ्योरी जो है वो करेक्ट ना हो। लेकिन अगर हम फंडामेंटल लेवल पे देखें तो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स की वजह से चेंजेस तो आते ही हैं। तो ये हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व भी किया है कि इन्वायरमेंट की वजह से जो है हमारी फिजियोलॉजी, हमारी फिज़िकल जो स्टेट है उसकी वजह से हमारे पास चेंजेस आते हैं, हमारे इन्वायरमेंट की वजह से ऑर्गेनिज़म्स पर जो है वो चेंजेस आते हैं। तो ये बात तो हमारे पास तय है। लेकिन आज अगर हम देखें तो एपिजेनेटिक्स, जो कि जीन एक्सप्रेशन के अंदर चेंजेस हैं, जेनेटिक चेंजेस नहीं है लेकिन जीन एक्सप्रेशन के अंदर जो चेंजेस आते हैं, तो फंडामेंटल लेवल पर ये लेमार्क की थ्योरी अगर हम इससे मैच करें तो बिल्कुल हो सकती है। यानी कि अगर हम देखें कि जो एपिजेनेटिक्स आ रही है, जो कि जीन एक्सप्रेशन के अंदर कुछ चेंजेस आ गई हैं, जिसकी वजह से कुछ अलग से हमारे पास कैरेक्टर्स बने हैं। वो कैरेक्टर्स जो है वो हो सकता है अगर जर्म सेल्स के अंदर ये एपिजेनिक मॉडिफिकेशन अगर रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि जर्म सेल्स के अंदर आती है, तो आपके पास ये जो है आपके पास यहाँ पर लेमार्क की थ्योरी जो है वो अप्लाई हो सकती है। यानी कि ये सही हो सकती है कि कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ कि एपिजेनेटिक्स आ गई, यानी कि जो मॉडिफिकेशन है एपिजेनिक मॉडिफिकेशन वो एक्चुअली इन्वायरमेंट की वजह से ही आती है। तो यहाँ पर उन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से डीएनए या फिर जो डीएनए की स्टडी है, मतलब कि जो डीएनए की रीडिंग है या फिर डीएनए का जो एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, तो इसकी यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो है अगर चेंज हो गया तो ये जो है आपके पास प्रोटीन जो है वो डिफरेंट बनेगी और उसकी वजह से कैरेक्टर जो है वो अलग बनेंगे। तो लेमार्क की थ्योरी जो है वो एपिजेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। लेकिन इसके थ्योरी के ड्रॉबैक्स भी हैं कि ये थ्योरी को क्यों जो है वो यहाँ पर नहीं माना गया इस थ्योरी को। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर कोई ख़ास एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं था इस थ्योरी को,
यानी कि एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम इस थ्योरी को परफॉर्म नहीं कर सकते। इस थ्योरी को हम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते इस थ्योरी को, तो इसीलिए इस थ्योरी को रद्द किया गया। द डेवलपमेंट ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर हैज़ नो जेनेटिक बेसिस। तो जो अक्वायर्ड कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं इनकी जेनेटिक बेसिस कोई नहीं है कि ये जो है आपके जीन्स के अंदर भी ये चेंजेस मौजूद हों। अगर जीन्स के अंदर मौजूद होंगे तभी तो ये जो है इनहेरिट हो पाएंगे, यानी कि ये ऑफस्प्रिंग के अंदर भी वही चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये जेनेटिक चेंजेस नहीं हैं तो फिर ये इनहेरिट नहीं होंगे, और इनहेरिट नहीं हुए तो फिर ये लेमार्क की थ्योरी की जो इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ये बिल्कुल ही रद्द की जा सकती है। इट सीम्स दैट दे इन्फ्लुएंस ऑन द सोमेटिक सेल्स। ये जो चेंजेस हैं, ये जो यूज़ या डिसयूज़ की वजह से जो कैरेक्टर्स एक्वायर हो रहे हैं, ये एक्चुअली सोमेटिक सेल्स पर ये चेंजेस आ रही हैं। यानी कि अगर सोमेटिक सेल्स पर चेंजेस आ रही हैं तो ये जो है इनहेरिट नहीं होंगी, क्योंकि सोमेटिक सेल से कोई भी चीज़ इनहेरिट नहीं होती है ऑफस्प्रिंग के अंदर। सिर्फ जर्म सेल्स जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जो कि इनहेरिटेंस का काज होते हैं। तो अगर इनहेरिटेंस जो है, जो चेंजेस हैं वो जर्म सेल्स के अंदर मौजूद हैं तो फिर हमारे पास ये उनकी इनहेरिटेंस होगी, लेकिन सोमेटिक सेल्स के इनहेरिटेंस नहीं होती। तो ये भी लेमार्क की थ्योरी को जो है वो अपोज कर रहा है। उसके बाद सो हाउ कुड बी द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड। तो इसलिए जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं इनहेरिट नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये लेमार्क की थ्योरी को जो है वो रद्द किया गया। एज अ फैक्ट दैट इट आल्सो बी नोटिस दैट ऑर्गन्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय द विश ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की विश से जो है वो ऑर्गन्स जो है वो क्या होंगे, वो मॉडिफाइड नहीं हो सकते। इसके अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ये मॉडिफिकेशन आती हैं। तो यहाँ पर ये बात कुछ हद तक जो है ये सही है, लेकिन यहाँ पर लेमार्किज्म जो है वो फेल्स टू अकाउंट फॉर जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर रही, यानी कि जो जेनेटिक चेंजेस हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही ये थ्योरी। तो इसलिए इस थ्योरी को जो है वो रद्द किया गया, लेकिन कुछ हद तक ये थ्योरी सही है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने लेमार्किज्म को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डार्विनिज्म को कवर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत कीजिएगा। आपकी जो भी यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है। इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डार्विनिज्म, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अगर आप शेयर करें और लाइक करें तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाएंगे। थैंक यू सो मच।